नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपके कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देते हैं। साथ ही कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग रणनीति बनाने में भी आपकी मदद करते हैं। चलिए, कॉलर शो है तो आपको सवाल पूछने का भी तरीका बता देते हैं। सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। आप हमारे नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 9136934058। इस नंबर पर आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करें। अगले आधे घंटे तक आपके जो भी सवाल होंगे इस शो में लिए जाएंगे। अगर आपके सवाल छूट जाते हैं तो कल दोबारा वापस से आपके सवाल इसी शो में कमोडिटी निवेश में लिए जाएंगे। लेकिन चलिए, आज हम शुरू करने वाले हैं एक बड़ी खबर से। वो है सोयाबीन को लेकर। सोयाबीन को लेकर एक घमासान इसलिए मचा हुआ है कि पोल्ट्री इंडस्ट्री चाह रही है कि सोयाबीन इंपोर्ट की जो डेडलाइन थी उसे बढ़ाया जाए, और कई सारे किसान संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। उनको लगता है कि अगर सोयाबीन का इंपोर्ट बढ़ता है तो यहाँ पर अराइवल ज़्यादा होने से दाम कम हो जाएंगे। उनको भाव, जब उनकी फसल आएगी मार्केट में तो उन्हें भाव कम मिलेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कई मेहमान हैं। सबसे पहले बात होगी बहादुर अली जी से, जो चेयरमैन है ऑल इंडिया पोल्ट्री ब्रीडर एसोसिएशन के चेयरमैन है। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, आप लोगों की सबसे पहले बता दीजिए, पोल्ट्री इंडस्ट्रीज की तरफ से आपकी क्या मांग है? सर, हमारी ये मांग है कि हमने पिछले साल सरकार से 12 लाख टन की अनुमति लिए थे, लेकिन हमारी इंडिया में क्रॉप आने के कारण हमने उसमें से आज लगभग 6 लाख टन हमने इंपोर्ट किया। 6 लाख टन बाकी था। हमने उस टाइम नहीं किया क्योंकि इससे किसानों का हित नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने नहीं किया। लेकिन हमारे इंडिया के एनसीडेक्स वाले और सोफा वाले मिलके फिर से पूरा स्टॉकिस्ट को बढ़ावा दे रहे हैं, और बढ़ावा दे के अभी चालू सीजन में जो सोयाबीन सीड 70 रुपीज केजी में ले जाके पहुंचे, इससे हमारी इंडस्ट्री पूरे क्राइसिस में आ गई है। चाहे फिश फार्मिंग हो, चाहे डेयरी हो, चाहे पोल्ट्री हो। और इस तरीके से फिर हमारे सब किसान अपने पोल्ट्री फार्म, डेयरी, मछली फार्म बंद कर रहे हैं। तो हमने सरकार से अनुरोध किया है कि जो हमारा 6 लाख टन बचा हुआ है उसको हमें फिर से रिलीज किया जाए। इसके साथ हमने सरकार को ये भी बताया कि इसको आने के बाद भी हमारे देश के किसानों को 10 से 15 रुपए किलो एमएसपी से ज्यादा रेट मिलेगा। सरकार इसको अच्छे से भली बात समझ रही है, जान रही है, और हमको उम्मीद है कि अनुमति मिल जाएगी। लेकिन जहाँ तक मैं बोलता हूँ, जो इसका विरोध करने वाले लोग हैं वो हम वो जो है वो खुद के पर्सनल हित के लिए बात करते हैं, जबकि ऑल इंडिया पोल्ट्री ब्रीडर एसोसिएशन नेशनल हित में बात करता है, छोटे छोटे फार्मर की बात करता है, हमारे किसान करता है। उन लोगों के जैसा काम नहीं करते जो प्राइवेट अपने पर्सनल हित के लिए किसानों को गुमराह करके और गलत जानकारी देके मीडिया को देश के अपना हित साधना चाहते हैं। हम नेशनल हित में बात कर रहे हैं। सरकार इसको अच्छे से समझ रही है, और सरकार जैसे पिछले बार भी अच्छी समझ के सहयोग दिया था सोयाबीन इंडस्ट्री को, इस बार भी देगी, हमको ऐसी उम्मीद है। बहादुर अली साहब, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं, और इस इंडस्ट्री से भी छोटे छोटे किसान भी काफ़ी जुड़े हुए हैं। लेकिन एक और सवाल आपसे यही होगा कि सोयाबीन की अभी अराइवल हो रही है, नई फसल आ रही है, ऐसे में अगर भाव अभी कम हो जाएंगे तो किसानों, जो सोयाबीन उत्पादक है, उनको नुकसान नहीं होगा? सर, किसान का और पोल्ट्री इंडस्ट्री, लाइव इंडस्ट्री का चोली दामन का साथ है। जी जी बिल्कुल, वो है। लाइव इंडस्ट्री रहेगी तो किसान रहेगा, किसान रहेगा तो लाइव इंडस्ट्री रहेगी। आज सर सोयाबीन में 65-70 रुपए में लाइव इंडस्ट्री सोच खत्म हो जाएगी। हमारा भुगतान जो हमका इन्फ्लेशन रेट हमारा बढ़ जाता है, तो हम किसानों हम अपने सब बात करते हैं कि एमएसपी रेट से 10 से 15 रुपए ऊपर में हम लेने के तैयार और ले भी रहे हैं। लेकिन बिचौलिए लगा के उसकी कीमत एनसीडेक्स में जाके जबरदस्ती रेट बढ़ा के सट्टेबाजी करके आज एनसीडेक्स में 8000 टन माल पड़ा हुआ है, लेकिन सौदा लाखों टन का हो रहा है। फिजिकल डिलीवरी हो नहीं रही है। पूरी मिली जुली सरकार है। ये सब सरकार समझ रही है इस बात को, और ये जितने दूसरे एसोसिएशन है, ये सब माल स्टॉक करके बैठे हैं। गलत जानकारी सरकार को देके लाखों टन दबा के रखे किसानों का माल को सब इन्होंने पहले फॉरवर्ड बुकिंग कर लिया और करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं, सब पिछले साल कमाए। इस तरीके से अगर हम इनके खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाएंगे तो ये इनकी हैबिट में आ जाएगा, और ये हमारी इंडस्ट्री को खत्म कर देंगे, लाइव इंडस्ट्री को। तो हमको सरकार इस बात को अच्छे से समझ रही है। ओके, तो सर आपने कुछ शिकायत की है सरकार के पास, या कोई रेगुलेटर्स के पास शिकायत आपने दर्ज कराई है? शिकायत की है, हम सब शिकायत कर रहे हैं, लगातार हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। सरकार इस बात को समझ कर रही है और बहुत जल्दी एक्शन इसका आपको दिखेगा। ओके, तो ये दलील है। शुक्रिया बहादुर अली साहब, आपने अपना पक्ष रख दिया है। चलिए, अब हमारे साथ कुछ किसान संगठन के लोग भी होंगे। हमारे साथ अनिल घनावट होंगे, उनसे भी आगे बात होगी। साथ ही एफपीओ रामा राव पटेल हैं, जो धनोरा एफपीओ के एमडी हैं। सर, आपका भी स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, आपके पास भी आऊंगा, लेकिन सबसे पहले वायदा बाजार में जिस तरह की तेजी दिख रही है, तो
आगे क्या वायदा बाजार में और भी तेजी लग रही है, ये राजीव कपूर जी से समझ लेते हैं। राजीव कपूर जी, सोयाबीन के वायदे में आज जबरदस्त तेजी दिख रही है, आपको क्या लग रहा है? चार्ट पे क्या आपको बहुत मजबूती लग रही है? क्या भाव 7,000 तक भी जा सकते हैं क्या? गुड इवनिंग विश्वमोहन जी। देखिए, अभी तक मैंने एक चीज और कनेक्शन देखा है कि जब भी क्रूड ऑयल में एक तेजी आती है या क्रूड ऑयल में गिरावट आती है तो उसका असर एडिबल ऑयल्स पर भी पड़ता है। तो एक तरफ से तो आज क्रूड ऑयल में भी तेजी है जिसके कारण भी सोयाबीन में तेजी देखने को मिल रही है। प्लस इंटरनेशनली भी देखिए सोयाबीन के भाव जो है काफी स्ट्रांग है। और थोड़ा सा ये एक एक ये जो रैली बनी है ये एक बड़ी गिरावट के बाद बनी है विश्वमोहन जी। 6,900 के भाव से सोयाबीन के भाव जो है 6,050 तक नीचे में लुढ़के थे और वहां से एक रिकवरी देख रहे हैं हम। तो मुझे लगता है कि ये रैली थोड़ी और कंटिन्यू कर सकती है। मिनिमम यहाँ से मुझे लगता है विश्वमोहन जी 200 रुपए की और रैली सोयाबीन के भाव में हम देख सकते हैं मौजूदा स्तर से। और तकनीकी तौर पे जब तक 6240 का भाव नीचे में नहीं टूटता है मुझे लगता है ऊपर जाने के चांसेस काफी स्ट्रांग है। ओके ओके, यानी 200 रुपए की यहां से और तेजी आपको और लग रही है। हमारे साथ अनिल घनवत है जो शेतकारी संगठना के प्रेसिडेंट भी है और बड़े एफपीओ को यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र भी एक बड़ा बेल्ट है सोयाबीन का। सर, सोयाबीन किसानों का रिएक्शन क्या है? क्या सोयाबीन की कीमतें जो हाल में कम हो गए थे, क्या अब जब नई अराइवल आ रही है तो उनकी क्या मांगे हैं? किसानों में तो बहुत गुस्सा है। इस साल काफी नुकसान हुआ था ज्यादा बारिश की वजह से, तो प्रोडक्शन कम था इसलिए शॉर्टेज हो गया और दाम अच्छे मिल गए। जो नुकसान बारिश से हुआ है उससे कॉम्पेंसेट करने के लिए अच्छे दाम मिल रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया। गवर्नमेंट ने ऑयल पर जो इम्पोर्ट ड्यूटी थी वो कम कर दी। गवर्नमेंट ने जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन इंपोर्ट किया और उसका ये हर्ष ये हुआ कि सोयाबीन के दाम गिर गए। जो 9,000 तक सोयाबीन बिक रहा था वो अभी 5,000 के दरमियान बिक रहा है। तो ये किसानों के खिलाफ निर्णय है। जब भी कभी किसान को अच्छे दाम मिलने की आशंका तैयार होती है तो गवर्नमेंट इंटरवीन करता है और ये बहुत ही गलत बात है। और दूसरी बात मैं आपके नजर के सामने लाना चाहता हूँ कि जो सोयाबीन इंपोर्ट हुआ है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन है और वो जान के उसको परमिशन दिया गया है। और जो ऑयल इंपोर्ट होता है 70% ऑफ ऑयल वी हैव टू इंपोर्ट एंड आउट ऑफ दैट 40% इज जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो आप बाहर से मंगा के जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड खा रहे हो तो भारत में क्यों नहीं प्रोड्यूस करने देते? अगर ये पोल्ट्री फील्ड के लिए सोयाबीन मील की जरूरत है, अगर ऑयल के लिए सोयाबीन ऑयल की जरूरत है, तो हम देश में जेनेटिकली मॉडिफाइड अगर उगाते हैं तो हमारा प्रोडक्शन 3 गुना बढ़ जाएगा और जो भी रिक्वायरमेंट है हमारे देश की ऑयल और सोयाबीन की वो पूरी हो सकती है। और एक फैक्ट मैं ब्रीडर्स एसोसिएशन को विनती करना चाहता हूँ कि अगर आपको कंटिन्यूअस गारंटीड सप्लाई चाहिए किसी ऑयल सीड का या प्रोटीनस मटेरियल का, तो आप उन किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं करते? अगर आपको चाहिए, आपको समझ लगता है कि 5,000 के दरमियान 6,000 के दरमियान आपको सोयाबीन साल भर मिलना चाहिए, तो एक पॉकेट तैयार करो। वहां पे उनको कह दो कि 6,000 से आपका सोयाबीन हम पूरे साल में ले लेंगे। तो आपको भी एश्योर्ड रिसोर्सेज मिल जाएंगे, किसानों को भी एश्योर्ड प्राइस मिल जाएगी। तो ये सब करने के लिए कुछ होने ये नहीं हो सकता कि हर बार आपको अगर लॉस हो तो आपको वो लॉस किसान के ऊपर थोप दे। जब भी कभी सोयाबीन के प्राइसेस बहुत गिर जाते हैं, आपको आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो आप आपके प्रोड्यूस का दाम घटाते नहीं है, वो तो आपका प्रॉफिट बन जाता है। और जब किसान को प्रॉफिट मिलने का चांस आता है, मौका आता है, तो आप टांग अड़ा देते हो। हर बार ये होता है। आज पोल्ट्री ब्रीडर्स एसोसिएशन ने एप्लीकेशन दिया, कल टेक्सटाइल वाले एप्लीकेशन देके इसके दाम गिरा देंगे, कॉटन के दाम गिरा देंगे। अभी सरकार ने क्या किया है, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री की मांग थी कि एक्सपोर्ट पे आप ड्यूटी लगाओ, लेकिन गवर्नमेंट ने वो नहीं किया क्योंकि डब्ल्यूटीओ के रिस्ट्रिक्शंस होगी उसमें। तो उन्होंने उसका ये बढ़ा दिया, 18% तक कॉटन का जीएसटी बढ़ा दिया। तो जीएसटी बढ़ेगा तो वो किसान को दाम पे ही असर करेगा। जो 9-10 हजार रुपए का दाम मिल रहा था किसानों को, उसमें से और 12% 18% कम हो जाएगा।
तो इस तरह से हर बार किसान को क्षति पहुंचाने की जो नीति है देश की, वो बदलनी चाहिए। और जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में है, उन्होंने भी ये सोचना चाहिए कि किसान जिंदा रहेगा तो आपकी इंडस्ट्री जिंदा रहेगी। हर बार आप अगर इस तरह से इंटरवेंशन करने के लिए गवर्नमेंट को अगर मजबूर करते हैं, तो एक दिन किसान छोड़ देगा, ये सोयाबीन उगाना भी छोड़ देगा, कपास उगाना भी छोड़ देगा। और देखो फिर क्या है, हम टमाटर उगाएंगे, दूसरी सब्जी फल उगाएंगे, आप देख लो कैसा करने का है। तो एक रास्ता यह है कि फ्री मार्केट को ऑपरेट करने दो। दूसरा यह है कि आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में जाओ और आपका भी एश्योर्ड सप्लाई एश्योर कर लो, और किसान को भी एश्योर्ड प्राइस मिल जाएगी। तो ये इसका हल हो सकता है, ये मैं कहना चाहता हूँ। ना कि हर बार जब दाम बढ़ेंगे तो आप अपना प्रॉफिट में कम कम घट हो रही है, घटती आ रही है, इसलिए आप किसान को लॉस में डालो। ये नहीं चलेगा, हम नहीं चलने देंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे इसके खिलाफ। यानी इनका कहना है कि किसानों को जब फसलें आने का समय है, इस समय नुकसान नहीं होना चाहिए, अगर फ्री मार्केट रहने देना चाहिए। आप इंपोर्ट बढ़ाकर, वो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड इंपोर्ट के जरिए अगर आप सप्लाई बढ़ाएंगे और उसका प्रोडक्शन जब यहाँ पर नहीं होता है और वो यहाँ के किसानों को उसका फायदा नहीं हो रहा, तब कैसे आप सिर्फ इंडस्ट्री के फायदे के लिए काम कैसे हो सकता है। चलिए, हमारे साथ रामाराव पटेल साहब भी है, एमडी है धनोरा एफपीओ के। सर, आपकी क्या मांग है सोयाबीन को लेकर? सर, जैसे कि पहले आपको पता है पर बयान लगाया है, फिर परसों पर बयान लगाया है एनसीडीएस में। अभी हम सोयाबीन पर सर फ्यूचर प्राइस के लिए हम काम कर रहे हैं, तो ये सोयाबीन पर भी बयान लगाने के चांसेस दिख रहे हैं सर। इसलिए 2-3 दिन से भाव में गिरावट चल रही है सर। ओके, इससे हम खूब आहत है सर। ओके सर, मौजूदा करंट भाव है क्या आपको सही लग रहा है? क्या किसानों को बेहतर भाव मिल रहे हैं जो मौजूदा भाव है सोयाबीन के? हाँ सर, जैसे अभी अच्छे दर दिख रहे हैं तो माल निकल के आ रहा है बाहर में। अभी जैसे जैसे और माल निकल के आ रहा है, जैसे जैसे रेट बढ़ेगा वैसे ही माल निकल के आएगा। ओके, कब तक किसान होल्ड नहीं कर सकता ना सर, से ज्यादा दिन। जी जी, यही बात यहाँ पे अनिल घनवट कह रहे हैं कि अगर उस अभी मौजूदा दरें अगर कम हो जाएंगी तो किसानों को बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। सर, अनिल घनवट साहब, अभी पोल्ट्री इंडस्ट्री ब्रीडर एसोसिएशन के हमारे चेयरमैन भी थे, बहादुर अली जी थे, जो ऑल इंडिया पोल्ट्री ब्रीडर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। उनका कहना था कि इससे किसान भी काफी जुड़े हुए हैं, उनकी इंडस्ट्री से भी, और यहाँ से भी काफी किसानों का कि रोजी रोटी या रोजमर्रा के खर्चे चलते हैं जो पोल्ट्री इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। अगर ये इस इंडस्ट्री को अगर नुकसान होता है तो किसानों का भी नुकसान होगा डायरेक्टली। अगर सोयाबीन किसान नहीं तो बाकी किसानों को नुकसान हो सकता है। इस पर आप क्या कहेंगे? इंडस्ट्री के नुकसान पे ध्यान दो। आपके साथ जो किसान जुड़े हुए हैं वो आपके एम्प्लॉयज के रूप में है, आपके लेबर के रूप में है। वो किसान करके आपसे जुड़े नहीं है। किसान तो वो है जो सोयाबीन उगाता है, मार्केट में देता है, और आप वो सोयाबीन मार्केट करके अपने एक पोल्ट्री फीड में यूज करते हैं। तो अगर आपको किसान को पैसा मिलना चाहिए, अगर ऐसा आपको लगता है तो आपने फ्री मार्केट को ऑपरेट कर देना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आज जब आप हमारे भाई बोले अभी एफपीओ वाले, इन एफपीओ के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर लो। इन्होंने अभी पैसा डाला है, उसमें सोयाबीन प्रोक्योर करके रखा है, हाई रेट में प्रोक्योर किया होगा। अभी आपने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए और उसके दाम गिरा दिए हैं, तो ये बेचारे मर जाएंगे। इस तरह से नहीं चलता है। इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से चलने दो। हम भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, हम वो ताकत रखते हैं। इंडस्ट्रियल मार्केट कॉन्कर करने की ताकत रखता है भारत का किसान, क्योंकि हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑल ओवर वर्ल्ड की तुलना में काफी कम है। हम जरूर कॉम्पीट कर सकते हैं और हमने ये करके दिखा है कपास में। तो आप हमारी चिंता मत कीजिए, आप बस अपना प्रॉफिट बचाने के लिए हमें मारना छोड़ दो। इस तरह से कि सोयाबीन के दाम गिराने के लिए आप अगर ऐसे लेटर्स देते हैं, गवर्नमेंट में प्रेशर लाते हैं, तो उसकी स्थिति डायरेक्ट लाखों किसानों को होती है। आपकी इंडस्ट्री से जुड़े हुए किसान 100-200 होंगे, लेकिन हमारे जो प्रोड्यूसर्स है सोयाबीन के, वो तो करोड़ों में है। इन करोड़ों लोगों का नुकसान करके आप अगर 100-200 किसान के बेटों का फायदा करना चाहते हो तो ये गलत है। हम तो उनका भी फायदा चाहते हैं, आपका भी फायदा चाहते हैं, और ये तभी हो सकता है जब ये अनसर्टेनिटी अपने देश में चलती है वो खत्म हो जाए।
कभी भी कोई मिनिस्टर सुबह जाग जाके कहता है कि कल से स्टॉक मार्केट से सोयाबीन निकाला जाएगा, कोई कहता है कि बैन लग जाएगा, कोई इंपोर्ट करता है, कोई स्टॉक लिमिट्स लगा देते हैं। इस तरह से कारोबार नहीं हो सकता, ना आपका ना हमारा। तो हम साथ मिलके गवर्नमेंट से एक विनती करें कि कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी हो, कोई एग्रीकल्चर पॉलिसी हो देश के लिए। हमारे देश को एग्रीकल्चर पॉलिसी ही नहीं, ये तो हमारी आयरनी है। एक कृषि प्रधान देश को कृषि नीति नहीं है, तो ये कृषि नीति बननी चाहिए जो आपके लिए भी पोषक हो, किसान के लिए भी पोषक हो, ना कि कोई भी मंत्री अपने पत्नी ने बोल दिया कि आप मंत्री हो और प्याज के दाम इतने बढ़ गए, तो क्या कर रहे हो, कुछ तो करो, तो वो सुबह जाके एक्सपोर्ट बैन कर देता है। ऐसा नहीं चलेगा। वी हैव टू हैव अ लॉन्ग टर्म पॉलिसी फॉर एग्रीकल्चर। थैंक यू। कुल मिला के यही है कि आपको जब किसानों को बेहतर भाव मिलना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। जब उनकी फसल आए तो कम से कम उस समय तो भाव कम नहीं हो। और हमने देखा भी था कि सोयाबीन के भाव रिकॉर्ड लेवल पे गए और जब किसानों की फसल जब आवक अब शुरू हुई है तो भाव उससे काफ़ी नीचे आ चुके हैं। शुक्रिया अनिल घनबट साहब आपका और रामाराव पटेल आपका। आप दोनों ने वक्त निकाला ET Now स्वदेश के लिए और सोयाबीन मार्केट के बारे में बताया कि ग्राउंड पर क्या रियलिटी है, किसानों को क्या नुकसान हो रहा है और इंडस्ट्री कैसे अपना पक्ष रखना चाह रही है और किसान को इससे क्या नुकसान हो सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ सवाल जवाब का सिलसिला भाई शुरू कर लेते हैं। हमारे साथ राजीव कपूर जी बने हुए हैं, बिटूपन मजुमदार हैं और कुछ दर्शकों के सवाल भी आ गए हैं हमारे साथ। पहले कॉलर विवेक कुमार है, इनके पास चांदी है माइक्रो, चांदी माइक्रो का 5 लॉट है, 62,900 में खरीदा है और एक पोजीशन इनकी 63,000 की भी है। अब इनको क्या करना चाहिए बिटूपन, आप सलाह दीजिए। चांदी माइक्रो है, चांदी में क्या लग रहा है, आप तेजी यहां से दिख रही है आपको, लॉन्ग पोजीशन है इनकी? चांदी में देखिए, मैं मेन कॉन्ट्रैक्ट देखता हूँ तो इसमें अभी तो थोड़ा सा पुल बैक रिकवरी है गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में, और सिल्वर में थोड़ा शायद मॉडरेट एक रिकवरी हो सकता है यहाँ से, क्योंकि काफी अच्छा खासा सेलिंग आया था। अभी जो ग्लोबल एज ए मार्केट में सेल हुआ है तो साथ में थोड़ा सा सिल्वर में भी पैनिक सेलिंग आया था, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा सा यहाँ पे अपसाइड रह सकता है। लेकिन अभी स्ट्रॉन्ग अपसाइड यहाँ से बोलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि काफी वोलेटिलिटी में मार्केट चला गया। एक अच्छा खासा 67,000 से 61,000 के आसपास मार्केट गिरना कोई मजाक थोड़ी ना, इतना बड़ा काफी मूवमेंट हुआ है। तो फिलहाल यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग रिकवरी फिलहाल के लिए रहने के लिए टेक्निकली आपको यहाँ पे थोड़ा सा 63,400-500 के आसपास एक बड़ा रेजिस्टेंस है। तो ये लेवल कभी अगर इसके ऊपर सस्टेन करेगा तभी आपका एक हो सकता है रिकवरी। गोइंग फॉरवर्ड अगर उनका लॉन्ग पोजीशन है तो मेरे हिसाब से जो बड़े मतलब जो मेन सिल्वर कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे 61,700 to 800 का जो एक है आज का इंट्राडे में लेवल है, या उससे नीचे भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना है 61,400 में। तो ये स्टॉप लॉस लाके थोड़ा सा देख सकते हैं कि होल्ड करके कि मैं थोड़ा मार्केट में रिकवर जाने के लिए। लेकिन मुझे बहुत अभी इमीडिएटली यहाँ पे क्लैरिटी बहुत जरा नहीं कि यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग तेजी इमीडिएटली आएगा। संतोष है मुंबई से, गोल्ड एक लॉट है 48,320 रुपए पे इन्होंने खरीद रखा है संतोष जी ने। संतोष जी को अब क्या करना चाहिए राजीव जी? विश्वमोहन जी देखिए, मुझे तो लगता है कि बाजार यहाँ से फिर से एक नीचे में 47,600 47,500 के स्तर तक नीचे में आ सकता है। देखिए अगर इन्हें बहुत ही लंबे नजरिए के लिए रखना है गोल्ड को तो 47,500 के नीचे क्लोजिंग का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, जो कि यहाँ से 400 रुपये नीचे है। अदरवाइज ये 48,000 के आसपास अपनी पोजीशन को लिक्विडेट करके और वहां पर शॉर्ट पोजीशन भी बिल्ड कर सकते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ से 300-400 रुपये की गिरावट गोल्ड में आ सकती है। हमारी इसमें रिसर्च की तरफ से कॉल भी है 47,950 पर सेल, 48,100 का स्टॉप लॉस, 47,650 का टारगेट। रिव्यू है गोल्ड को लेकर। कच्चे तेल में आज काफी तेजी दिख रही है बिटूपन, क्या लग रहा है आपको? 6% तक की तेजी MCX क्रूड में है, क्या वजह लग रही है और क्या लग रहा है ये तेजी और कंटिन्यू आपको आगे होती दिख रही है? क्रूड ऑयल में तो फिलहाल कल ओपेक का मीटिंग है और फिलहाल जो सेल ऑफ था एक टेक्निकली भी अगर हम लोग देखते हैं तो क्रूड ऑयल में $65 के आसपास एक थोड़ा सा इंटरिम बॉटम बना है। यहाँ से मार्केट में थोड़ा सा रिकवरी है, तो यहाँ से $1-2 का और एक बार रिकवरी है। इसके बाद ओपेक के ऊपर काफी इंपोर्टेंट बढ़ जाता है अभी, क्योंकि जो सेल ऑफ आया था पहला तो जो सप्लाई रिलीज हुआ था SPR, उससे थोड़ा प्रेशर था। उसके बाद ओमिक्रॉन जो वायरस का बात निकला, ओमिक्रॉन वायरस के कारण एज ए होल पूरे एसेट क्लासेस में काफी सेल ऑफ हुआ था और जो क्रूड ऑयल में जो सप्लाई कॉन्सर्न था वो एडेड फ्लेवर हो गया था, जिसके कारण क्रूड ऑयल में सबसे ज्यादा गिरावट हुआ था। तो यहाँ से $65 का एक
इंटरिम बॉटम बना है जहां से एक शॉर्ट कवरिंग रैली आया हुआ है। मार्केट अगर यहाँ पे $72 के आसपास एक बार पुल बैक जाने के लिए कोशिश करेगा, वहां पे अगर सस्टेन करता है तो फर्दर तेजी है। तो फिलहाल के लिए अगर मैं क्रूड ऑयल हम लोग देखते हैं तो मैं इंट्राडे में थोड़ा सा आज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम कैरी करेगा, बड़ा सेलिंग नहीं है फिलहाल के लिए। तो 51 40 45 ये सब के लगा अगर डिप्स आता है तो मेरे से वहां से एक बार लॉन्ग बन सकते हैं। 5070 के नीचे स्टॉप लॉस लाके 5250 या 5300 का लेवल आप लोग को दिख सकता है शॉर्ट टर्म में, या आज ही दिन में या प्रोबेबली कल तक हो सकता है एक शॉर्ट जो अपसाइड शॉर्ट कवरिंग का रैली आपको दिख सकता है। ओके, चलिए अगले कॉलर का सवाल ले लेते हैं। अशोक है महाराष्ट्र से। कॉटन केक पर इनका सवाल है कि कॉटन केक में क्या करना चाहिए। राजीव जी। विश्वमोहन जी, कॉटन ऑयल सीड केक में अभी तक देखिए रुझान तो अपसाइड का ही है, ट्रेंड भी अपसाइड का बना हुआ है। 2730 के आसपास अगर दाम आते हैं तो खरीदारी करनी चाहिए। ओके, स्टॉप रखना चाहिए 2660 का, टारगेट रखना चाहिए 2820 का। टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। अगले कॉलर का सवाल है, मनीष कुमार है अरवल से। सिल्वर माइक्रो 5 लॉट इन्होंने लिया है 62,900 में, 62,900 में। राजीव जी, क्या करना चाहिए सिल्वर माइक्रो में अब इनको? विश्वमोहन जी, मुझे सिल्वर में भी लगता है कि थोड़ा सा अभी बाजार उतना स्ट्रांग नहीं रहा जितना होना चाहिए था। और हालांकि जो बड़ा जो ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा अगर 61,600-700 के नीचे बाजार क्लोजिंग करता है तब एक बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। वो अभी तक एक महत्वपूर्ण सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। थोड़ा मुझे यहाँ से अभी भी डाउन लगता है। अगर आज इंट्राडे में थोड़ी रिकवरी देखने को मिले, रफली भाव मिले 62,600 के आसपास सेलिंग करनी चाहिए। 62,950 के स्टॉप लॉस से 62,000 के टारगेट के लिए। ओके, अब चलिए कुछ बेस मेटल्स के काउंटर्स पर देख लेते हैं। बेस मेटल्स में आज कॉपर आधे % से ज़्यादा की तेजी है, 730 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। निकेल, जिंक, लेड सब चौतरफा तेजी है बेस मेटल्स में। बिटुपन, बेस मेटल्स में कोई पसंद आपकी आज के लिए? बेस मेटल में तो मैं कॉपर तब से देख रहा हूँ, कॉपर में थोड़ा सा सेलिंग है। और कॉपर में देखिए एक्चुअली ब्रॉडर सेलिंग अभी तक मार्केट में नहीं है, एक रेंज बना हुआ है। ऊपर में 745 टू 750 का एक ऊपर का रेंज है और नीचे 720 715 का एक रेंज है। तो आज के हिसाब से अगर मार्केट में थोड़ा सा पुल बैक आता है 735 के आसपास, अभी फिलहाल 730 है, तो मैं थोड़ा पुल बैक में बेचना प्रेफर करूंगा क्योंकि थोड़ा सा सेंटिमेंट सुधर रहा है। तो आगे जो यूएस मार्केट खुलेंगे तो थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम आता है 734 735 के लेवल के आसपास, तो मेरे हिसाब से वो सेफ लेवल होगा। इंट्राडे में आप नीचे लेवल पे देख सकते हो 725 का टारगेट लेके, या उससे नीचे थोड़ा सा 720। तो मैं कॉपर थोड़ा सा सेलिंग में प्रीफर करूंगा। उधर मुझे भी निकल में भी लग रहा है कि थोड़ा सा मार्केट वही नीचे का सिनारियो है और थोड़ा अभी 1550 है, थोड़ा सा पुल बैक में खाली सेल करना है, ऐसा नहीं कि बड़ा सेलिंग है। लेकिन हाँ, कॉपर में सेलिंग मैं मान के चल रहा हूँ कि थोड़ा ये जो रिकवरी है सस्टेन नहीं कर पाएगा शायद गोइंग फॉरवर्ड कॉपर में। मैं पहले भी बोल के रखा हूँ कि 700 के नीचे आ जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए अभी फिलहाल मार्केट में सेलिंग नहीं, रेंज है, तो रेंज में हम लोग फिलहाल के लिए ऊपर लेवल पे सेल कर सकते हैं। ओके, राजीव जी, आपकी तरफ से कोई पिक बेस मेटल्स में आज के लिए? विश्वमोहन जी, मुझे ऐसा लगता है कि कॉपर एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। रेंज के निचले स्तर के आसपास खरीदारी कर सकते हैं 727 पर, 723 के स्टॉप लॉस से 737 के टारगेट के लिए। और दूसरा काउंटर मुझे एल्युमिनियम थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, 210 के आसपास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो 211 पर खरीदारी कर सकते हैं 209.50 के स्टॉप लॉस से, 214 और 216 दो टारगेट के लिए। तो ये व्यू है एल्युमिनियम और कॉपर पर। शुक्रिया राजीव जी आपका और बिटुपन आपका। तो कमोडिटी निवेश को यही समेटने का वक्त है। आप दोनों ने अपना वक्त निकाला और बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स दिए और दर्शकों के सारे सवालों के जवाब भी दिए। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए 18 स्वदेश के साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे मनी मैन।